अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, अगर किसी टेलीविज़न स्क्रीन के करीब किसी मैग्नेट को लाया जाता है तो नतीजे में आप देखते हैं कि जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो कुछ डिस्टॉर्ट सी हो जाती है, उसमें कुछ कलर्स भी नज़र आने लगते हैं और स्क्रीन जो है वो काफ़ी डिफ़ॉर्म होने लगती है, उसकी शक्ल ख़राब होने लगती है। ऐसा होता है एक ख़ास फिनोमेना की वजह से, और वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर तो उन पर एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई होती है जिससे वो डिफ्लेक्ट होते हैं और टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर ये कुछ कलर्स या डिफॉर्मेशन नज़र आती है। यही फिनोमेना जो है वो ऑरोराज में भी देखा जाता है। ये एक फिनोमेना है जो कि स्काई के ऊपर नज़र आता है अर्थ के नॉर्दर्न एरियाज़ में, जहाँ पर जो है जब कॉस्मिक रेज एंटर करती हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में तो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, वो डिफ्लेक्ट होते हैं, बेंड होते हैं और नतीजे में ऐसे कलर जो है वो हमें स्काई के ऊपर नज़र आते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसी फिनोमेना के बारे में है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो क्या होती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो आज का हमारा लेक्चर इसी के हवाले से है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से असर डालती है मूविंग चार्ज पे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो जनरेट होते हैं बाय मैग्नेट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, जब कोई चार्ज पार्टिकल पास करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड से तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल पास करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड से तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, जब रेस्ट पोजीशन होती है तो ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से तो कुछ असरअंदाज नहीं होते, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। भाई मिसाल के तौर पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब ये रेस्ट में होता है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जब यही चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है यानी कि मूव करने लगता है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो फिर इस इलेक्ट्रिक चार्ज की फोर्स काम नहीं करती बल्कि अब यहाँ पर जो है कोई मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके ऊपर एक्ट करने लगती है। इन सिंपल वर्ड्स, रुके हुए चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना असर दिखाती है, अट्रैक्शन या रिपेल करती है, और जो मूविंग चार्ज होते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अपना असर दिखाती है यानी कि उनको बेंड करती है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है। और वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो मूविंग चार्ज होता है उसके अराउंड एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि उस ऑलरेडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से बेंड होने लगती है, कभी अट्रैक्ट होती है कभी रिपेल होती है, तो बेंडिंग प्रोड्यूस होती है। तो यही टॉपिक हमने डिस्कस करा था जब हमने कहा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। बिल्कुल उसी रीज़न के तहत एक मूविंग चार्ज पे भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द स्क्रीन जा रही है, स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रही है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रॉस जो है वो इनसाइड को शो करता है। मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपके मोबाइल या जिस पे भी आप देख रहे हो ये वीडियो, उससे स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रही है और हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तीनों पे तजर्बा करके देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काम करती है। सबसे पहले न्यूट्रॉन को मूव करा के देखते हैं। तो आपने ऑब्जर्व करा कि जब ये न्यूट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरा तो उसका रास्ता चेंज ही नहीं हुआ, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ आ रहा था तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता चला गया। इसका मतलब ताल्लुक सिर्फ मोशन से नहीं है बल्कि ताल्लुक है चार्ज पार्टिकल के मोशन से, सही है। ताल्लुक सिर्फ मोशन से नहीं है कि कोई भी चीज़ मूव करेगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चार्ज पार्टिकल पे असर होगा क्योंकि न्यूट्रल पे तो असर हुआ नहीं। अब एक और पार्टिकल को मूव कराते हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो ये नीचे की तरफ बेंड हो गया, सीधे रास्ते पे जाते आते नीचे की तरफ बेंड हो गया। और अगर अब प्रोटॉन को मूव कराते हैं तो प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये तो ऊपर की तरफ बेंड हो गया। तो साबित ये हुआ कि आप देखो तीनों के केस में न्यूट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गुजर गया, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ बेंड हो गया, प्रोटॉन ऊपर की तरफ बेंड हो गया। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। पूरा रास्ता अगर देखो ये रहा स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि कोई असर नहीं था। अगर आप रास्ता देखो इलेक्ट्रॉन का तो सीधे जाते जाते नीचे बेंड हो गया, प्रोटॉन का रास्ता देखो तो सीधे सीधे जाने के बाद ऊपर की तरफ बेंड हो गया जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ। तो इसका मतलब बेंडिंग का ताल्लुक
चार्ज पार्टिकल के मोशन से। अब इसी बात को अगर समझना है तो ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्स एक्सिस के अंदर एक्ट कर रही है, और एक पार्टिकल क्यू है जो कि किसी एंगल के ऊपर मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी v है, और जो बनने वाला एंगल है उस एंगल को हम कह देते हैं कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एक्चुअली बराबर है थीटा के। तो अब ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है इसे हमें समझना होगा। सो मैथमेटिकली समझते हैं किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है ना, एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई होती है, तो उसी से बात शुरू करते हैं। एज वी नो दैट, ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं, F एक्चुअली बराबर होता है आई एल क्रॉस बी के। अगर कोई भी कंडक्टर रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी फोर्स इस पर डिपेंड करती है करंट पर, लेंथ पर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और अगर इसी को स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो F बराबर आता है आई एल बी और साथ में आ जाता है साइन थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें चार्ज को इंक्लूड कराना है, तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ करंट इस्तेमाल करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इसका मतलब जहाँ पे I लिखा है वहाँ पे हम Q अपॉन T पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बनी इक्वेशन, F बराबर आ जाएगा, I की जगह पर आएगा Q अपॉन T, यहाँ पर आएगा L, मल्टीप्लाई में L लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में B लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूँ ना, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब अगर इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F इज़ इक्वल टू Q, और इसको लिख सकता हूँ L ओवर T, ठीक है, L अपॉन T कर दिया, और बाकी B इंटू साइन थीटा जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये क्या बना, L डिवाइड बाई T, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ये एक्चुअली क्या होता है, अगर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम देखें तो स्पीड होती है और नहीं तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब जहाँ पे L अपॉन T लिखा हुआ है वहाँ पे हम स्पीड पुट कर सकते हैं, V पुट कर सकते हैं। देयरफॉर फोर्स बराबर आ जाएगी Q V और ये आ जाएगा B और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। अब ये तो एक फार्मूला है जो शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है मूविंग चार्ज के ऊपर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले फार्मूले को हमने वेक्टर फॉर्म में समझा है। वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, F बराबर आ जाएगा, Q तो स्केलर है तो Q को बाहर कर दिया, बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं VB साइन थीटा। आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, अगर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो आता है AB साइन थीटा के। इसका मतलब जहाँ पे लिखा है VB साइन थीटा, इसको हम कर सकते हैं L क्रॉस B। तो एक फार्मूला बनता है V क्रॉस B के, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, यानी कि वो डिपेंड करती है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय चार्ज के ऊपर। सही है, यही फार्मूला है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। और जाहिर सी बात है वो कहाँ पॉसिबल है, वो पॉसिबल है जब कोई चार्ज मूव करता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो इस फार्मूले के तहत अगर आप देखो तो कितने फैक्टर्स बने, पहला फैक्टर बना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होगी। सही ना। सबसे पहले तो किस पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, क्योंकि आप देखो ना फोर्स क्या थी, QVB और एंगल पे तो डिपेंड करता ही है साइन थीटा। सेकंड किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे, जो भी पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कितनी है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पर। अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो इसका अंदर वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, मैंने आपको समझाया पहले ही। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपना असर दिखाती है। एज देयर इज़ नो वेलोसिटी टू इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है क्योंकि एंगल पे तो डिपेंड कर ही रही है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंटली डिपेंड करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जिसको हम B से शो करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को भी और डायरेक्शन को भी मैग्नेटिक फील्ड के, जिसमें वो चार्ज पार्टिकल मौजूद है, मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेंथ है और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कांस्टेंट है।
अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बार बार हम ये क्यों बोलते हैं भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बच्चों डायरेक्शन भी ना बदले, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन बदले और मैग्नीट्यूड तो बदलना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम लोग शो करते हैं पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। सही है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, Q पर, V पर, B पर, और साइन थीटा, थीटा एंगल जो है वो वेलोसिटी में ही शामिल हो गया। अब डायरेक्शन को कैसे मालूम करें, ये तो मैंने बता दिया। मैग्नीट्यूड कैसे मालूम होगा, VB साइन थीटा से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बट किस डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है और क्यों हो रही है वो आपने समझना है। जैसे कि अभी हमने देखा प्रोटॉन अलग जगह बेंड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन अलग जगह बेंड हो रहा था। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारा एक रूल जो कि राइट हैंड रूल है। एक्चुअली जो डायरेक्शन होती है फोर्स की उसको डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, इसको राइट हैंड रूल से शो किया जाता है। जो क्या स्टेट कर रहा है, थोड़ा सा हमारे पहले वाले राइट हैंड रूल से डिफरेंट है। अगर आप पॉइंट करें अपने राइट थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, थंब जो है वो आना चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, थंब आना चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में, एंड योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो सारी की सारी फिंगर्स हैं वो आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो फोर्स है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होगी हर आपके इन दोनों चीज़ों के, यानी कि एक्चुअली वो आपके जो हथेली है, पाम है आपके हैंड का, उसके या तो बाहर की तरफ होगी या तो अंदर की तरफ होगी। वो डिपेंड करेगा चार्ज की तरफ। अच्छा, कब बाहर की तरफ होगी मैं आपको बताता हूँ। आउट ऑफ द पाम कब होगी, जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा। जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो आउट ऑफ द पाम होगी। और इन टू द पाम कब होगी, पाम से अंदर की तरफ कब जा रही होगी, जब पार्टिकल जो है वो नेगेटिव होगा। यानी अगर प्रोटॉन होगा पॉजिटिव होगा तो आउट ऑफ द पाम जाएगी ऊपर की तरफ, और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इन टू द पाम जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ, पाम की तरफ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि जो हमारी फोर्स है वो डिपेंड कर रही है पाम पर। जो आपकी हथेली है वो किस तरफ है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ, हथेली से बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोर्स हो सकती है। जैसे कि इस केस के अंदर हमें अप्लाई करना था न्यूट्रॉन, तो आपको पता है वो तो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हुई, वो सीधा गुजर गया। लेकिन जब हम बात करेंगे राइट हैंड रूल की तो आप देखें इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव में फोर्स अप्लाई होती है इन टू द पाम, पाम से अंदर की तरफ, हथेली के अंदर की तरफ होगी। तो इसी वजह से जब हथेली के अंदर की तरफ होगी तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके मुताबिक वेलोसिटी इस तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपको पता ही है जेड एक्सिस में अंदर की तरफ जा रही है स्क्रीन से, तो यकीनन जो फोर्स अप्लाई होगी नेगेटिव पर वो नीचे की तरफ होगी। और अब ज़रा गैस करो, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ अप्लाई होगी, वो तो बिल्कुल इस फिगर की तरह होगी। फिंगर्स हमारी हो गई स्क्रीन से अंदर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी लेफ़्ट टू राइट, तो यकीनन जो फोर्स अप्लाई होगी वो ऊपर की तरफ होगी, यानी कि हमारे स्क्रीन के ऊपर की तरफ ये मूव करेगा। देखिए ऐसे, तो ये हमने अप्लाई करा इसके ऊपर राइट हैंड रूल, तो हमें समझ में आ गई कि डायरेक्शन क्या है। और मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि जो फोर्स अप्लाई होती है वो डिपेंड करती है QBV साइन थीटा के ऊपर, और डायरेक्शन मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है जी, तो बस यही था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।